हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना साहू, इंस्ट्रक्टर ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम कोल आईटी अलीगढ़। आज मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब्जेक्ट थ्योरी पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का टॉपिक है फैशन मर्चेंडाइजिंग। आज हम फैशन मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ते हैं। आज हम फैशन मर्चेंडाइजर का परिचय पढ़ेंगे, फिर फैशन उद्योग में विभिन्न प्रकार की मर्चेंडाइजिंग के बारे में जानेंगे और उनके अंतर्गत एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग क्या होता है वो जानेंगे, रिटेल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है वो जानेंगे, विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है वो जानेंगे, फैशन उद्योग की संरचना किस प्रकार हुई है वो जानेंगे, मर्चेंडाइजर की जरूरतें क्या क्या है वो जानेंगे, मर्चेंडाइजर के लाभ क्या है, नुकसान क्या है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। मर्चेंडाइजिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी जानेंगे और मर्चेंडाइजिंग इन गारमेंट प्रोडक्शन में कितने टाइप ऑफ मर्चेंडाइजर आते हैं उनके बारे में जानेंगे। बाइंग हाउस में कितने टाइप ऑफ मर्चेंडाइजर आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैशन मर्चेंडाइजर का परिचय। मर्चेंडाइजर शब्द को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से सामानों की खरीद और बिक्री करता है। यहाँ पे मर्चेंडाइजर जो है वो एक व्यक्ति को बताया गया है जो कि लाभ कमाने के लिए सामान की बिक्री और खरीद करता है। फैशन उद्योग में विभिन्न प्रकार की मर्चेंडाइजर प्रोफाइल है जो विभिन्न चरणों में एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए होते हैं। गारमेंट इंडस्ट्रीज में जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। फैशन उद्योग में एक अनुशासन के रूप में मर्चेंडाइजर की वृद्धि के पूरे साल में मर्चेंडाइजर के जॉब प्रोफाइल में कई बदलाव होते हैं। मर्चेंडाइजर की जॉब प्रोफाइल के ग्रोथ के लिए उनकी जॉब में चेंजेस भी होते रहते हैं। यह फैशन उद्योग में लगभग सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एक सरल से बहुत अधिक जटिल जॉब होती है। जो मर्चेंडाइजर होता है उसका कार्य जो होता है वो सरल से लेके कठिन तक होता है। इस जॉब और फैशन मर्चेंडाइजिंग के अनुशासन के विकास के लिए आवश्यक योग्यता होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मर्चेंडाइजर होता है उनकी योग्यताएं होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे फैशन उद्योग में विभिन्न प्रकार के मर्चेंडाइजिंग को निम्नलिखित तरीकों से वर्णित किया जा रहा है। फैशन उद्योग में मर्चेंडाइजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत मांग भी है। जो फैशन इंडस्ट्रीज है उसमें मर्चेंडाइजर की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत डिमांड भी है। जैसे कि उनको डिजाइन का विकास करने में, उत्पादन निष्पादन करने में, सोर्सिंग में, ग्राहक को माल बेचना, रिटेल दुकान पर माल प्रदर्शित करने में, इन सब कार्यों में फैशन मर्चेंडाइजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये उद्योग के विभिन्न स्तर पर फैशन मर्चेंडाइजर के कार्य करते हैं। ये उद्योग के यानी कि इंडस्ट्री में अलग अलग कार्य करते हैं। इनके अलग अलग प्रोफाइल डिसाइडेड होता है, इन अलग अलग मर्चेंडाइजर होते हैं। जैसे कि सैम्पलिंग मर्चेंडाइजर के लिए अलग होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, सोर्सिंग के लिए अलग होता है। बाजार में वर्तमान रुझानों के साथ फैशन मर्चेंडाइजिंग बात करने की ट्यूनिंग के साथ करंट ट्रेंड्स मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ फैशन के अपकमिंग फोरकास्टिंग पर भी ध्यान रखता है। जो करंट फैशन में चल रहा होता है इन सब बातों को मर्चेंडाइजर का जानना बहुत ही जरूरी होता है और करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है इनका भी जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है और वो फोरकास्टिंग पर भी ध्यान रखता है। कपड़े और ट्रिम्स विवरण, तकनीकी गुणवत्ता जैसे मापदंडों की आवश्यकता, सोर्सिंग रणनीति, इन सब का भी ध्यान रखता है कि फैशन मर्चेंडाइजर जो होता है वो कपड़ों की भी ध्यान रखता है, ट्रिम्स क्या क्या होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होंगी, उनके सही एक्चुअल टाइम में कब उसे देना है, इन सब बातों को ध्यान में रखता है। संचार और उद्योग में चिंता करने वाले लोगों के साथ समन्वय का निर्णय लेने की भी आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रीज में कम्युनिकेशन बनाए रखना होता है मर्चेंडाइजर को और उन्हें सेटिस्फाइड भी करना होता है, उनके बातों को रिप्लाई करके, उनकी बातों को सुन के। फैशन मर्चेंडाइजर डिजाइनर से स्केच इसे इस तरह से विकसित करना है कि यह बाजार में संभव हो, उत्पादन संभव हो और ग्राहक की मांग को पूरा कर सके। जो फैशन मर्चेंडाइजर होता है वो डिजाइनर से स्केच इस प्रकार कराता है जो कि मार्केट में चल पाए, जिसका डिमांड हो, जिसे ग्राहक ले पाए, जिससे कि ग्राहक की मांग को पूरा कर सके। अब आता है फैशन मर्चेंडाइजर को कितने भागों में बांटा गया है। ये है एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग, सेकंड है विजुअल एंड थर्ड है रिटेल। पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग क्या होता है। एक एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर की भूमिका ऑर्डर प्लेसमेंट से माल की निर्यात से लेकर शिपमेंट तक के अधिकार को निष्पादित करना है। जो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर होती है उसकी भूमिका जो होती है ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके निर्यात से लेके शिपमेंट तक होती है। एक एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर की जिम्मेदारी एक निश्चित समय के भीतर आदेश को पूरा करने के लिए अन्य सभी विभाग की गतिविधियों को एक साथ समन्वित करना है।
जो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर होता है वो जो कार्य कर रहा होता है उसको सही टाइम पर और ऑर्डर सही टाइम पर एक शिपमेंट भेज दे और हर डिपार्टमेंट से बातों का समन्वय भी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो इनको किस तरह से विभाजित किया गया, इनके जो कार्य है उनके बारे में यहाँ बताया गया है चार्ट के थ्रू, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है बायर सोर्सिंग। जो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर होता है सबसे पहले उसका कार्य क्या होता है, बायर को सोर्स करना। बायर बायर सोर्सिंग मतलब बायर को इकट्ठा करना, बायर लाना या बायर कलेक्ट करना। सेकंड है बायर कम्युनिकेशन, बायर से बातचीत करना। एंड इंक्वायरी एंड सैम्पलिंग, उन बायर से कम्युनिकेट करके उनसे इंक्वायरी लेना, वो कैसा सैंपल चाह रहे हैं, क्या है, उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं। फिर सैम्पलिंग का काम करते हैं। फिर जो सैंपल सेलेक्ट होता है उसे प्री कॉस्टिंग एंड रिप्लाई, उस पर एक कॉस्टिंग होती है। प्री कॉस्टिंग मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट ना देके अप्रॉक्स कॉस्ट दी जाती है और रिप्लाई किया जाता है। और उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन होता है। फिर ऑर्डर रिव्यू होता है, मतलब ऑर्डर को देखा जाता है सही है नहीं है। फिर उसके बाद प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, उसकी प्लानिंग होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होगा उसके बारे में बात होती है। फिर यार्न परचेज, अगर कोई फैब्रिक स्पेसिफिक है, अगर बायर ने स्पेसिफिक फैब्रिक का दिया है तो उसके यार्न परचेज होंगे, नेटिंग होगी, उसकी बुनाई होगी, उसकी वीविंग होगी, उसका वेट प्रोसेस किया जाएगा। एंड फिर उसके बाद फैब्रिक इन हाउस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, फैब्रिक को इन हाउस किया जाएगा यानी कि कंपनी में लाया जाएगा, उसकी जांच होगी और उसका टेस्ट किया जाएगा। फिर जाके कटिंग करी जाएगी, फिर स्विंग होगा, फिर चेकिंग होगा। कपड़े को कट करने के बाद उसकी सिलाई होगी, सिलाई होने के बाद चेकिंग करी जाती है, जिससे देखा जाता है कि गारमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, वो सब देखा जाता है। फिर होता है आयरनिंग, उसकी आयरनिंग करी जाती है, फिर पैकेजिंग होता है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन होता है। फाइनल इंस्पेक्शन मतलब जो भी ये प्रोसेस हुए हैं उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, ये चीज फाइनल इंस्पेक्शन में पता चलता है। ये सब सही होने के बाद फिर होता है शिपमेंट। ये सारे कार्य जो होते हैं वो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग के बारे में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर का होता है। अब हम पढ़ेंगे रिटेल मर्चेंडाइजर। रिटेल मर्चेंडाइजर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उत्पाद सही समय पर और सही मात्रा में सही स्टोर में दिखाई दे। रिटेल मर्चेंडाइजर जो होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट जो है सही समय पर बने, सही क्वांटिटी में हो, सही स्टोर में दिखाई दे, मतलब सही स्टोर में उसका डिस्प्ले हो। इस काम को बाइंग टीम के साथ मिलकर वो करते हैं और साथ ही फोरकास्टिंग का भी प्लानिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। स्टॉक स्तर की योजना भी बनाते हैं और प्रदर्शन की निगरानी भी करते हैं। जो भी डिस्प्ले किया जाता है वो सही है या गलत है उसकी भी जांच करते रहते हैं। जबकि खरीदार लाइनों को चयन करता है, मर्चेंडाइजर तय करता है कि कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। जो मर्चेंडाइजर होता है, रिटेल मर्चेंडाइजर, वो ये भी तय करता है कि इतने ही अमाउंट खर्च हो, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कस्टमर उसे लेगा नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब इनके चार्ट में प्रोसेस में बताऊंगी कि कैसे इनके जो प्रोसेस होता है कैसे होता है। फर्स्ट है एनालाइजिंग द कस्टमर। कस्टमर के बारे में एनालाइज किया जाता है, जाना जाता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाह रहा है, कैसा उस प्राइस चाह रहा है, क्या फैब्रिक चाहिए उसे, मतलब ऑल ओवर उसे एनालाइज करा जाता है, उसे जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है स्टोर फैशन इमेजेस। जो स्टोर फैशन इमेजेस है, ये जो फैशन के थ्रू स्टोर पे जो इमेजेस डिस्प्ले करते हैं जिससे कि हमें पता चल पाता है कि इस शोरूम में ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। थर्ड है मर्चेंडाइजिंग पॉलिसी। मर्चेंडाइजिंग की कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो करते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट फिक्स होता है उससे उनका कम नहीं हो सकता, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। एंड नेक्स्ट है रिसीविंग एंड स्टॉकिंग। फिर उसके बाद वो रिसीव करते हैं, उसे अपने स्टोर में स्टॉक करते हैं। उस नेक्स्ट है फिर डिस्प्ले, फिर उसे डिस्प्ले करते हैं। फिर सेल्स प्रमोशन, मतलब वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बिके उसके लिए प्रमोशन होता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग करके, इमेजेस लगा के। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप शोरूम में जा रहे हैं तो वहां पे बताया भी जाता है, माइक में बता भी रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, उस इन सब के थ्रू सेल्स प्रमोट करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर की सर्विस अच्छी करते हैं ताकि कस्टमर हैप्पी रहे। एंड नेक्स्ट है रिटेल सेलिंग। रिटेल सेलिंग अच्छी हो, इन सब काम के लिए ये सारे कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है सेल्स वैल्यूएशन। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में वो देखते हैं कि ये सब करने के बाद, कस्टमर को एनालाइज करने के बाद, फैशन इमेजेस शो करने के बाद, इन सब के बाद सेल्स वैल्यूएशन कितना है, यानी कि माल कितना बिका उनका, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। आगे विजुअलाइजिंग। एक विजुअल मर्चेंडाइजर डिस्प्ले डिजाइनर से विंडो पर आकर्षित डिस्प्ले करता है शॉप और स्टोर पर, जो बहुत आकर्षक दिखने वाला होता है जिससे कि अधिकतम सेल्स भी हो। जो एक विजुअल मर्चेंडाइजर होता है वो बहुत ही उसे बहुत ही आवश्यक होता है कि वो डिस्प्ले पे ध्यान रखे। जो डिजाइनर डिस्प्ले करता है वो बहुत ही आकर्षित होना चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर देख के उसे अट्रैक्ट हो और स्टोर में आए और अधिकतम सेल्स हो। विजुअल मर्चेंडाइजर उत्पादों को ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री को अधिकतम करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर प्रोडक्ट कम बिक रहा है या ज्यादा बिक रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजुअल मर्चेंडाइजर की होती है। स्टोर को सजाने के लिए कुछ भी डेकोरेटिव हो सकता है, स्टोर को सजाने के लिए कुछ भी डेकोरेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग सीजनल थीम, जैसे क्रिसमस से संबंधित या स्प्रिंग सेल्स, या सुनिश्चित करने के लिए स्टोर की ब्रांड कंपनी स्टोर ब्रांड के अनुरूप है या नहीं। जो विजुअल मर्चेंडाइजर होता है वो अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, वो अपने स्टोर को डेकोरेट करता है, डिस्प्ले करता है। जैसे कि अगर क्रिसमस है तो वो क्रिसमस से रिलेटेड कपड़े डिस्प्ले करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखता है। अब विजुअल मर्चेंडाइजर की क्या क्या रोल है, अब ये पढ़ते हैं। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन, कोई नया प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कैसे करना है, ये विजुअल मर्चेंडाइजर का कार्य होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मैगजीन के थ्रू प्रमोशन किया जाता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, तो उन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्चिंग टाइम, जो कस्टमर होता है कोई भी प्रोडक्ट उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे, इस बातों का ध्यान विजुअल मर्चेंडाइजर रखता है। इंक्रीज कस्टमर टू विजिट शॉप, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा शॉप पे आए, ये बात भी विजुअल मर्चेंडाइजर ध्यान रखता है। और शॉप्स लुक्स एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन हो, इन बातों का भी ध्यान विजुअल मर्चेंडाइजर रखता है। ब्रांड प्रमोशन भी विजुअल मर्चेंडाइजर करता है। अब हम पढ़ेंगे फैशन उद्योगों की संरचना। फैशन उद्योगों की संरचना विभिन्न देशों में खरीदारों द्वारा अपनाई गई रणनीति परिवर्तन है, लेकिन उद्योगों में सामान्य प्रवृत्ति इस प्रकार है। पूरी दुनिया में इस संरचना का पालन किया जाता है कि कभी कभी बायर्स सीधे ही एक्सपोर्ट हाउस को ऑर्डर दे देता है। कभी कभी क्या होता है, बायर्स एक्सपोर्ट हाउस को सीधे ही ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन फैशन उत्पादों के कुल व्यापार लगभग 60 से 70% बाइंग हाउस के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम बायर क्या होते हैं, वो बाइंग हाउस के थ्रू एक्सपोर्ट हाउस को ऑर्डर देते हैं। इन सारी प्रक्रिया में मर्चेंडाइजर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि बायर जो है वो बाइंग हाउस से कांटेक्ट करता है, बाइंग हाउस एक्सपोर्ट से कांटेक्ट करता है, इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग के लाभ क्या क्या होते हैं। मर्चेंडाइजिंग जॉब की बहुत मांग है, इनकी जो जॉब है वो बहुत डिमांडिंग होता है। अच्छी तरह से भुगतान किया गया पदनाम, यात्रा करने का अवसर, जो मर्चेंडाइजर की प्रोफाइल होती है उनका काफी स्कोप होता है, उनकी सैलरी ग्रोथ भी होती है, उन्हें ट्रैवल करने का भी अवसर मिलता रहता है, इनकी पर्सनालिटी ग्रोथ भी होती रहती है। क्योंकि यह एक मल्टीपल एक्टिविटीज जॉब पदनाम है, इसलिए इससे संबंधित क्षेत्र में जाना आसान है। मर्चेंडाइजर की जो जॉब प्रोफाइल है वो मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, तो वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड वो किसी प्रकार की भी जॉब कर सकते हैं। नौकरी के अवसरों की व्यापक इसमें उपलब्ध है। जो मर्चेंडाइजर होता है इनकी जॉब के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट संस्कृति, डिफरेंट देश, डिफरेंट भाषाओं के लोगों से भी संपर्क करने का अवसर मिलता है, और इनकी सॉफ्ट स्किल का भी विकास होता रहता है। अब मर्चेंडाइजिंग के नुकसान क्या है, अब वो हम पढ़ेंगे। अत्यधिक काम का बोझ हो जाता है, कभी कभी अत्यधिक यात्रा करना पड़ जाता है, असामाजिक दृष्टिकोण का भी सामना करना पड़ता है, विशाल प्रतियोगिता में भी भाग लेना पड़ सकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठोरता भी आ जाती है, लंबे और देर से काम भी करना पड़ सकता है। अब हम पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग के विभिन्न प्रकार। पहला है एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग बायर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच का सेतु है। जो बायर्स होता है, जो खरीदार होता है, जो और निर्माता होता है, उसके बीच का सेतु एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर होता है। यह अपैरल एक्सपोर्ट उद्योग की पिछली हड्डी होती है। क्योंकि उद्योग की संरचना बाइंग हाउस से होकर गुजरती है, इसलिए एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग के दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हाउस में, दूसरा है बाइंग हाउस में। अब ये मर्चेंडाइजिंग इन गारमेंट प्रोडक्शन में कितने टाइप ऑफ मर्चेंडाइजर आते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। पहला है मार्केटिंग मर्चेंडाइजर। मार्केटिंग मर्चेंडाइजर के क्या क्या रोल होते हैं, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले इनके पास जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर ये रिसर्च करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं यानी कि प्लान करते हैं, और ओवरऑल जो उनका एम होता है उसे पाने की कोशिश करते हैं। उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं मैगजीन के थ्रू, नेट के थ्रू, और फिर उसे ब्रांडिंग का नाम देते हैं, और इंटरनेट के थ्रू भी इसे
इंटरनेट के थ्रू भी इसकी एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजिंग गारमेंट इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होता है, इसे पीडी मर्चेंडाइजर भी कहते हैं, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वे आमतौर पर खरीदार को गारमेंट इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करता है। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी निर्यात आदेश की सफलता काफी हद तक प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर के प्रदर्शन और समन्वय कौशल पर निर्भर करती है। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर की भूमिका को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है। अब जो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो ये बायर से कम्युनिकेट करेंगे, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन हाउस में अब कोऑर्डिनेशन रखते हैं, और फिर ये अप्रूवल का भी काम करते रहते हैं, प्रोडक्शन डेवलपमेंट भी करते हैं, और प्रोडक्शन डेवलपमेंट की जो कॉस्टिंग होती है उस पर भी काम करते हैं। और उसके बाद जो जो भी प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, फैब्रिक ट्रिम वगैरह, उसकी सोर्सिंग करते हैं, और काम को कैसे करना है उसकी प्लानिंग करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल रेडी करते हैं। टीएनए का मतलब होता है टाइम एक्शन कैलेंडर, टाइमली ही उस पर एक्शन लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्सिंग मर्चेंडाइजिंग। सोर्सिंग मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। सोर्सिंग मर्चेंडाइजिंग कपड़े और ट्रिम्स की सोर्सिंग के लिए काम करता है। जो सोर्सिंग मर्चेंडाइजर होता है वो सामानों की खरीदारी करता है, सोर्सिंग करता है, जैसे ट्रिम्स हुआ, फैब्रिक हुआ, एसेसरीज हुआ, इन सब चीजों की खरीदारी करता है। वह केवल सोर्सिंग पर ध्यान रखता है। कपड़ों को फॉलो अप और कॉस्टिंग प्रतिवाद करेगा, मतलब कपड़े का फॉलो अप लेता रहेगा, जो भी उसने ऑर्डर किया है, आया या नहीं आया, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उस पर बात करेगा। ये काम इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। बड़े संगठन में यह कार्य अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें हर काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन अगर छोटा छोटा संगठन है तो एक ही व्यक्ति को सारा काम करना पड़ सकता है। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर कपड़े और ट्रिम से संबंधित केवल विनिर्देश देता है। जो पीडी मर्चेंडाइजर होता है वो बस ये बताएगा सोर्सिंग मर्चेंडाइजर को कि उसे किस टाइप की फैब्रिक चाहिए, किस टाइप की एसेसरी चाहिए, उसके बारे में बात करेगा। अब सोर्सिंग मर्चेंडाइजिंग के क्या रोल होते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इनको इनवॉइस मिलेगा, जो भी इन्हें मटेरियल लेना है उसकी एक इनवॉइस होती है। फिर ये सप्लायर परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन सा सप्लायर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं, उसका चुनाव करेंगे। फिर परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे, मतलब मांग उन्हें अकाउंट डिपार्टमेंट से दी जाती है कि वो ये सामान खरीदेंगे, परचेज रिक्विजिशन उसे कहा जाता है। और सप्लायर सिलेक्शन, फिर जो भी सप्लायर अच्छा होता है उसे सेलेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर क्यूटो, और फिर उससे उस मांग करेंगे कि वो कितना प्राइस ले रहा है उस काम को करने के लिए। प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर प्राइस को फिक्स करेंगे। परचेज ऑर्डर क्रिएशन, फिर वो उससे काम करवाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और उन्हें जो वो माल होता है उन्हें रिसीव हो जाएगा। अब है सैम्पलिंग मर्चेंडाइजिंग। सैम्पलिंग मर्चेंडाइजर क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। सैम्पलिंग मर्चेंडाइजर केवल सैंपल का ख्याल रखता है। प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर सैंपल मर्चेंडाइजर को सभी विवरण प्रदान करता है। विनिर्देश सैंपल के अनुसार मर्चेंट यह सुनिश्चित करता है कि खरीदार की सही आवश्यकताओं के साथ सैंपल खरीदार को समय पर भेजा जाए। जो सैंपल मर्चेंडाइजर होता है सिर्फ सैंपल बनाता है, और जो प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर होता है वो उसको बताता है कि उसे किस तरीके सैंपल चाहिए। मर्चेंट ये भी सुनिश्चित करता है कि जो बायर है उसके पास सैंपल सही टाइम पर भी पहुंच सके। सैंपल मर्चेंडाइजर की भूमिका सभी सैंपल का पालन करने के साथ साथ सैंपल की गुणवत्ता का भी ध्यान रखता है। जो सैंपल मर्चेंडाइजर होता है वो सैंपल बनाने के साथ साथ वो उसकी क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या रोल है, सैंपल मर्चेंडाइजर के क्या क्या रोल है। पहला है प्रोटो सैंपल। प्रोटो सैंपल जो होता है ये सैंपल बायर से ऑर्डर शीट रिसीव होने के बाद बनाया जाता है। ये सैंपल पहला सैंपल होता है जो डिजाइनर के द्वारा एज पर आर्टवर्क बनाया जाता है। अब है सेल्समैन सैंपल। इस सैंपल को एसएमएस सैंपल भी कहते हैं। ये सैंपल ज्यादातर फाइनल प्रोडक्शन के जैसा बनाया जाता है। फाइनल प्रोडक्शन में जैसे भी फैब्रिक और ट्रिम एसेसरीज वगैरह यूज हो रहा होता है, वही एसेसरीज वगैरह हम सेल्समैन में भी यूज करते हैं। अब होता है प्री प्रोडक्शन सैंपल। प्री प्रोडक्शन सैंपल को पीपी सैंपल भी कहते हैं। ये सैंपल जो होता है बल्क प्रोडक्शन से पहले एक सैंपल तैयार किया जाता है, वही सेम फैब्रिक सेम एसेसरीज यूज करके। अप्रूव्ड एंड अप्रूवल सैंपल, फिर जिस सैंपल पे अप्रूवल मिल जाती है, बायर जिसपे अप्रूव कर देता है कि मटेरियल सही है, ट्रिम सही है, तो उसको उसी से फॉलो अप किया जाता है। अब आता है प्रोडक्शन सैंपल। बल्क प्रोडक्शन सैंपल बनने से पहले एक सैंपल बनाया जाता है जो कि प्रोडक्शन सैंपल जैसा ही होता है। फिर शिपमेंट सैंपल। शिपमेंट सैंपल जो शिपमेंट जाती है उस टाइम तक
कैसा दिखेगा उस तरह से बनाया जाता है। फोटो सैंपल्स, कुछ सैंपल्स फोटोज के लिए रेडी किए जाते हैं। फिर काउंटर सैंपल जो होता है वो 3 बनाए जाते हैं। एक एक्सपोर्टर के पास होता है, एक बायर के पास होता है और एक मर्चेंडाइजर के पास होता है, जिससे वो फॉलो अप करते हैं कि सेम फैब्रिक यूज हो रहा है, सेम ट्रिम्स यूज हो रहा है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मर्चेंडाइजर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मर्चेंडाइजर क्या होता है अब ये हम जानेंगे। कुछ संगठनों में इन हाउस डिजाइन स्टूडियो या डिजाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उन्हें इन हाउस डिजाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। एक्सपोर्टर लगातार मौसम के अनुसार डिजाइन करता है। जो एक्सपोर्टर है वो सीजनली काम करता रहता है। इस डिजाइन को सैंपल की तरह बनाया जाता है और बायर को प्रेजेंट किया जाता है। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मर्चेंडाइजर होता है वो एक सैंपल बनाता है, जिसको जैसे कि बायर को उसे जैसा सैंपल चाहिए होता है वो रेडी करता है। उसके बाद का काम पीडी मर्चेंडाइजर का होता है। उसके बाद का काम जो है वो पीडी मर्चेंडाइजर करता है, जैसे फैब्रिक का अवेलेबल कराना, सैंपल में जो ट्रिम्स लगे हैं उसे अवेलेबल कराना। कभी कभी कुछ संगठनों में इन हाउस कपड़े का उत्पादन होता है, इसलिए कपड़े का विकास भी पीडी मर्चेंडाइजर के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय का संगठन में लाने के लिए पीडी मर्चेंडाइजर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले वो ऑर्डर को रिसीव करेंगे। ऑर्डर को रिसीव करने के बाद पहले तो प्लानिंग करेंगे मेन पावर की, मटेरियल की, मशीन्स की, कि उस जो भी उसे ऑर्डर मिला है उसके अकॉर्डिंग उसे उसके पास मैन पावर है या नहीं, मटेरियल है या नहीं, या मशीन है या नहीं है। और मटेरियल सोर्सिंग भी करेंगे, जो भी उसमें फैब्रिक, ट्रिम, एसेसरीज वगैरह यूज हो रहा है उन सब की सोर्सिंग करेंगे। फैब्रिक एंड ट्रिम इन हाउस, उसके बाद उसे इन हाउस करेंगे। अब यहाँ बाकी का क्या काम है। सैंपल जो फिट, ऑर्डर रिसीव होने के बाद ये सैम्पलिंग करेंगे। सबसे पहले तो फिट सैंपल बनाएंगे। फिट सैंपल जो होता है, इस सैंपल को मेन पर्पज जो होता है वो गारमेंट की फिटिंग को चेक करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बायर इसे डमी या मॉडल पे पहनाकर फिटिंग को चेक करता है। अधिकतर फिट सैंपल बायर को एम साइज मेंस में भेजा जाता है और जो वोमेन्स होते हैं उन्हें एस में भेजा जाता है। अब है साइज सेट सैंपल। साइज सेट सैंपल जो होता है ये फाइनल प्रोडक्शन से पहले सारे साइज के 3 सैंपल्स बनाए जाते हैं और बायर को भेज के अप्रूवल ली जाती है। अब है पीपी सैंपल अप्रूवल। पीपी सैंपल जो होता है वो होता है प्री प्रोडक्शन सैंपल अप्रूवल। प्रोडक्शन से पहले एक सैंपल बनाया जाता है जिसकी अप्रूवल बायर से ली जाती है। फिर होता है पीपी मीटिंग, मतलब प्री प्रोडक्शन मीटिंग चलती है कि उस पर क्या काम होना है क्या नहीं, उनके बारे में बातचीत होती है। फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनना है उसकी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद उस पर प्रिंटिंग होना है, एम्ब्रॉयडरी होना है, उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर उसकी सिलाई होगी। उसके बाद गारमेंट को चेक किया जाएगा कि जो अभी तक का जो प्रोसेस हुआ है वो सही है या नहीं है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी रिपेयर होगी, उसका अल्टरनेशन होगा, मतलब सुधारा जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग। फिर कपड़े को वॉश किया जाएगा, उसकी फिनिशिंग करी जाएगी। फिर उसके बाद गारमेंट को चेक किया जाएगा कि इस प्रोसेस तक आने तक उसमें क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं, ये सब चीज की चेकिंग होती है। और उसके बाद पैकेजिंग होती है। फिर पैकेजिंग होने के बाद फिर से चेकिंग करी जाती है कि जो भी अभी तक का काम हुआ है सब सही है या नहीं है। फिर शिपमेंट ऑडिट होता है, मतलब शिपमेंट जाने से पहले बायर हाउस की तरफ से ऑडिट वाले आते हैं, वो जो कि इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि चेक करते हैं सब सही है या नहीं। उसके बाद शिपमेंट को डिस्पैच कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग मर्चेंडाइजिंग। प्लानिंग मर्चेंडाइजर क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मर्चेंडाइजर की योजना बनाने की मुख्य जिम्मेदारी प्रोडक्शन प्लानिंग करना होता है। जो मर्चेंडाइजर होता है उसका प्लान करना होता है कि प्रोडक्शन वो कैसे करेगा, उस बात का ध्यान रखेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग आमतौर पर सभी कच्चे माल की डिलीवरी की तारीख और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के साथ कपड़ों के सैंपल के मूल्य प्राप्त करने के लिए सोर्सिंग टीम के साथ समन्वय बनाता है। जो सैम्पलिंग मर्चेंडाइजर होता है वो सोर्सिंग मर्चेंडाइजर से बातचीत करता है कि प्लानिंग करता है, इन सब बातों का ध्यान रखता है वो। और उसके बाद फिर प्रोडक्शन टीम प्लानिंग के साथ साथ मर्चेंडाइजर ऑपरेटर की दक्षता और अनुपस्थिति को देखते हुए प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। मर्चेंडाइजर प्लान करता है प्रोडक्शन टीम से बातचीत करके कि काम को कैसे करना है। खरीदार को समय पर सटीक माल भेजने के लिए योजना में मर्चेंडाइजर की कटिंग और पैकेजिंग विभाग के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता होती है। जो प्लानिंग मर्चेंडाइजर होता है वो कटिंग डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट से भी बातचीत करके रखता है, समन्वय बना के रखता है। अब इस पे इनका क्या रोल है ये इस पे हम बात करेंगे। रिसर्च एंड डिजाइन।
रेडी करेंगे, प्रोटोटाइपिंग एंड कॉस्टिंग, उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, उसके जो फैब्रिक टिम्स वगैरह हैं ये सब सोर्स से मर्चेंडाइजर जो होता है उसको परचेज करेगा। फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस है? इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जांच होगा, टेस्ट होगा कि सब ठीक है, फैब्रिक ठीक है या नहीं है, ये सब करा जाएगा। फिर ले एंड मार्कर प्लानिंग, उसको लेआउट बनाया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन में क्या होता है कि फैब्रिक के लेयर्स लगते हैं और जो मार्कर होता है पैटर्न को रख के जो मार्क किया जाता है उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। स्प्रेडिंग एंड कटिंग, फिर उसके बाद उसको कट किया जाता है, फिर उसकी सिलाई होती है और वेट प्रोसेस देखा जाता है। प्रेसिंग एंड फिनिशिंग होता है, फिर फाइनल ऑडिटिंग होने के बाद उसकी शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि बाइंग हाउस मर्चेंडाइजर क्या होते हैं। बाइंग हाउस की भूमिका मर्चेंडाइजर से थोड़ी अलग होती है। बाइंग हाउस का एजेंट जो होता है वो खरीदार और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक्सपोर्ट ऑर्डर की बाध्यता को पूरा करता है। बाइंग हाउस की जो भूमिका होती है, उनकी मर्चेंडाइजर की जो भूमिका होती है, बाइंग हाउस और मतलब बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच मिलकर वो प्लान करते हैं कि काम को कैसे करना है। बाइंग हाउस मर्चेंडाइजर सीधे खरीदार से संपर्क करता है। बाइंग हाउस जो है वो बायर से सीधे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। किसी भी बाइंग हाउस का कार्य उनकी विदेशी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है। बाइंग हाउस के द्वारा किया गया काम बाइंग हाउस के आकार, वॉल्यूम को संभालने, खरीदार को प्रदान की गई सेवाओं पर निर्भर करता है। जो बाइंग हाउस होता है वो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि बायर जो वो मांग रहा है उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन सब चीजों पे ध्यान रखता है। मर्चेंडाइजर के जो मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑर्डर की डिलीवरी समय पर हो रही है या नहीं हो रही है। जो मर्चेंडाइजर होता है वो ये देखेगा कि जो भी प्रोडक्ट है उन्हें टाइमली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखता है। बाइंग हाउस की भूमिका को कई रूपों में वर्णित किया गया है। अब हम उनके रोल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे है आपका बाइंग हाउस फ्लो चार्ट। गारमेंट बाइंग हाउस फ्लो चार्ट में क्या क्या प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो कांटेक्ट विद बायर, बायर से कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन, बायर से बातचीत करेंगे, बायर के साथ मीटिंग करेंगे। सेंड एलसी टू द गारमेंट, गारमेंट के जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये इंटरनेशनल लेवल के पेमेंट जो एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट ये है इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड होता है जो कि बायर को भेजा जाता है। डेवलपमेंट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। इंस्पेक्शन बाई बाइंग हाउस, बाइंग हाउस के द्वारा इंस्पेक्शन होती है। कंप्लीट वर्किंग पेपर या डॉक्यूमेंट फॉर शिपिंग, पेपर को तैयार किया जाता है शिपमेंट के लिए। सेंड वन कॉपी टू द बैंक, देन डिस्पैच वन कॉपी विद द बायर, एक कॉपी जो है वो बैंक को सेंड करी जाती है और एक कॉपी बायर को भेजा जाता है, उसके बाद शिपमेंट भेज दी जाती है। अब जो हमने आज पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला, अब हम वो पढ़ते हैं। मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्रीज में उपयोग की जाने वाली बहुत ही विस्तृत शब्दावली है। जो मर्चेंडाइजर इंडस्ट्रीज है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसके आज जो मैंने पढ़ाया है ये मैंने कुछ पार्ट पढ़ाए हैं और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा है ये। मर्चेंडाइजर की भूमिका फैशन उद्योग के चरणों में भिन्न भिन्न होती है। जो मर्चेंडाइजर के रोल होते हैं इंडस्ट्रीज में उनके डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। जैसे प्रोडक्शन करना, बाइंग हाउस मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है, रिटेल मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है, सोर्स मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है, विजुअल मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है। मर्चेंडाइजर का काम गतिशील संगठन के लिए संगठन से बदल जाता है। जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इनके काम के चेंजेस होते रहते हैं। कुछ संगठन में मर्चेंडाइजर की व्यापक भूमिका होती है जबकि कुछ संगठन में मर्चेंडाइजर की भूमिका बहुत ही विशिष्ट होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मर्चेंडाइजर का जो है वो बहुत ही विशिष्ट रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपैरल इंडस्ट्री की वृद्धि के साथ मर्चेंडाइजर की नौकरी प्रोफाइल में बदल रही है। आज ये पिछली की तुलना में अधिक जटिल हो गई है। मर्चेंडाइजर की जो जॉब है पहले से ज्यादा अब ज्यादा कठिन हो गया है। मर्चेंडाइजर के लिए कौशल की आवश्यकता, जो मर्चेंडाइजर होते हैं वो कौशल में निपुण हो, ये बहुत जरूरी है। फैशन उद्योगों के चरण में संबंध में काफी बदलाव आते हैं, टाइम टू टाइम काफी चेंजेस आते रहते हैं मर्चेंडाइजर की जॉब में। अब हम पढ़ेंगे संदर्भ। ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिया है वो मैं बताऊंगी आपको। ये टॉपिक NSQF लेवल NCVT सिलेबस के अंतर्गत से मैंने लिया है। अगर आपको ज्यादा डिटेल जानना है, मर्चेंडाइजर के बारे में ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। कुछ सेंटेंस को, लाइन को हिंदी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, स्पेशली जो फैशन मर्चेंडाइजर का टॉपिक है उसे हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको जानने में कठिनाई होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि BOM का फुल फॉर्म क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। LC लेटर ऑफ क्रेडिट,
A letter of credit is a payment term generally used for international sales transaction. पीपी सैंपल किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्री प्रोडक्शन सैंपल। टीएनए का क्या मतलब होता है, टाइम एंड एक्शन कैलेंडर। पीडी मर्चेंडाइजर का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मर्चेंडाइजर। ये मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये सारे वर्ड्स पहले के टॉपिक में आ चुके हैं, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।